नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तमिलनाडु में एक महिला आईपीएस अफसर के साथ छेड़खानी और उन्हें शिकायत करने से रोकने की कोशिश का एक मामला सामने आया है। महिला आईपीएस ने जिस अफसर पर आरोप लगाए हैं वो राज्य के लॉ एंड ऑर्डर के स्पेशल पुलिस महानिदेशक राजेश दास हैं। इस घटना के ब्यौरे बताते हैं कि पुलिस सिस्टम के भीतर एक महिला अफसर के लिए शिकायत के लिए कदम उठा लेना कितनी हिम्मत की बात है, जबकि उनके लिए ऐसा करना सामान्य बात होनी चाहिए थी। जब उनके लिए अपने मामले में शिकायत दर्ज कराना इतना मुश्किल है तो फिर उन लोगों को क्या जवाब दिया जाए जो हर दिन पुलिस के सामने इंसाफ मांगने के लिए दर दर भटकते रहते हैं। कई मामलों में तो पुलिस ही उल्टा लोगों को फंसा देती है। हमारे सहयोगी सैम डैनियल ने बताया कि महिला आईपीएस अफसर ने आरोप लगाए हैं कि स्पेशल डीजीपी राजेश दास ने कथित तौर पर अपनी कार में उन्हें बैठने को कहा और मनमानी की अनुचित व्यवहार किया। यही नहीं, जब वे शिकायत दर्ज कराने के लिए चेन्नई जा रही थीं, तब रास्ते में बड़े अधिकारियों के निर्देश पर चेंगलपट्टू के डीएसपी डी कानन ने उनकी गाड़ी रोकने की कोशिश की। सैम डैनियल ने बताया कि यह घटना तब घटी जब महिला आईपीएस अफसर ड्यूटी पर तैनात थीं और मुख्यमंत्री का दौरा हो रहा था। मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेकर आज सुनवाई की और निगरानी करने की बात कही है, दुख भी जताया है। तमिलनाडु सरकार ने जांच बिठा दी है मगर निलंबित नहीं किया है, एफआईआर हुई है। जाहिर है इसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर होगा ही और हो भी रहा है। हिंदू अखबार में इस घटना के और भी डिटेल हैं। रिपोर्टर आर शिवरमन ने लिखा है कि जब महिला आईपीएस अफसर गृह सचिव और पुलिस प्रमुख को शिकायत दर्ज कराने के लिए चेन्नई जा रही थीं, तब डीएसपी ने फोर्स लगाकर उनकी गाड़ी रोकी, कार की चाबी छीन ली और महिला आईपीएस को मजबूर किया कि वे आरोपी अफसर से फोन पर बात करें। जब महिला अफसर ने डीएसपी से कहा कि वह उसके खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराएगी, तब जाकर डीएसपी ने कार की चाबी सौंपी। इस पर डीएसपी कानन का बयान भी इसी अखबार में छपा है। डीएसपी कानन ने द हिंदू से कहा है कि मेरे बॉस ने मुझे फोन किया और कहा कि वह रास्ते में है। मुझे निर्देश दिया और कहा कि गाड़ी रोककर अपना फोन महिला आईपीएस को दो। मैंने वही किया। मैंने सिर्फ यही कहा कि मिस्टर राजेश आपसे बात करना चाहते हैं। वो मेरी कार में बैठी और उनसे फोन पर बात की। मुझे कैसे पता कि दोनों के बीच क्या हुआ था? डीएसपी ने कार से चाबी निकालने की बात से इनकार किया है। कहा है कि उसे सही मामला मालूम नहीं था। मेरी गलती यही थी कि मैंने अफसर का आदेश माना। हिंदू अखबार की रिपोर्ट के अनुसार स्पेशल डीजीपी राजेश दास ने कल्लाकुरुची और विल्लुपुरम के एसपी से भी महिला आईपीएस की कार रोकने के लिए कहा। दोनों अफसरों ने डीजीपी के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। घटना के कथित आरोप के साथ यह सब ब्यौरे भी कम संगीन नहीं है। इन सब के बीच एक महिला आईपीएस को भी सदमों से गुजरना पड़ा होगा। जिस महकमे में सब सलाम करते हो, वहां एक सीनियर अफसर के निर्देश पर वो अकेली पड़ गई और खुद को कितना असुरक्षित महसूस किया होगा। टोल प्लाजा पर वीडियो कैमरे होते हैं। बाकायदा जांच होनी चाहिए कि महिला आईपीएस की कार को किस तरह से रोका गया। क्या वहां वाकई पुलिस बल को लगाकर कार रोकने की कोशिश की गई थी? आखिर डीएसपी महिला आईपीएस अफसर को आरोपी से बात करने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है? In fact, this is the second such case, second such complaint against two senior IPS officers in Tamil Nadu over the last few years by women officers alleging sexual harassment. And this time, since this probe is being monitored by the Madras High Court, there is hope that truth will prevail. The opposition, the DMK, has demanded a CBI probe. DMK MP Kanimoli took to the streets yesterday demanding suspension of both the special DGP Rajesh Das and the Chengalpattu SP Kannan. The Chief Minister has said truth will emerge only after the inquiry committee completes its probe. इस घटना ने राज्य के पुलिस महकमे के मौजूदा अफसरों और सेवानिवृत्त हो चुके अफसरों को सन्न कर दिया है। कई अफसर चाहते हैं कि राजेश दास को निलंबित कर दिया जाए, लेकिन उन्हें सिर्फ बैठकों से अलग किया गया है। क्या इस तरह की छूट ऐसे ही किसी मामले में दूसरे आरोपियों को दी जा सकती है? पुलिस अफसरों ने राज्य के पुलिस संघ से मांग की है कि वे राजेश दास के निलंबन की मांग करें और पीड़िता का साथ दें। पुलिस संघ ने कहा कि वो काम करने की जगह पर किसी तरह की छेड़खानी के खिलाफ है और पीड़िता के साथ है। बस हम चाहते हैं कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए निष्पक्ष जांच हो। सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पुलिस सिस्टम के भीतर एक महिला अफसर अपने न्याय के लिए लड़ रही है
तो पुलिस सिस्टम से बाहर से नवदीप कौर जैसी लड़कियां लड़ाई लड़ती हैं। दोनों की लड़ाई एक जैसी है, मगर दोनों का जो जोखिम है वो अलग है। इसलिए जब नवदीप कौर शोषण को लेकर सवाल उठाती हैं तो उन्हें ऐसी पुलिस से जूझना पड़ता है जिससे आईपीएस महिला अधिकारी इस वक्त जूझ रही हैं। नवदीप कौर की कहानी जेल जाने और जमानत पर आने भर की नहीं है। उनकी कहानी एक ऐसे विषय को लेकर लड़ने की है जिसे लेकर अब कोई बात नहीं करता। आप कारखानों के इलाकों में जाइए, बहुत से मजदूर शिकायत करते मिलेंगे कि तालाबंदी के समय का बकाया नहीं दिया, 3-3 महीने से काम कर रहे हैं, सैलरी नहीं मिली। यह सब वो कहानियां हैं जिससे प्रेस भी अब नहीं लिखता है। बंद कर दिया गया है इन कहानियों को लिखना, लेकिन मजदूर इनसे रोज गुजरता है। इन पर पर्दा डालकर ही चैनलों में दिखने वाला भारत दरअसल महान लगता है। यह वीडियो बता रहा है कि 25 साल की नवदीप कौर मजदूरों के बकाया वेतन को लेकर लड़ने वाली एक जुझारू कार्यकर्ता है। यह वो काम है जिसे गरीबी दूर करने की कस्में खाने वाले बड़े बड़े नेता भी नहीं करते, राजनीतिक दल के अध्यक्ष, मंत्री वगैरह कोई नहीं करता है। लेकिन यहाँ फैक्ट्री के दरवाजे पर नवदीप कौर जूझ रही हैं, सैलरी दिलाने की मांग कर रही हैं, नारे लगा रही हैं, पैसे दिला भी देती हैं। नवदीप कौर ने जब आंदोलन में मजदूरों के लिए हेल्प डेस्क लगाया तब 300 शिकायतें आई थी। कंपनियों से बात कर या लड़कर निपटारा भी कराया, वेतन भी दिला। जाहिर है कंपनियों की निगाह में आ गई होंगी। पुलिस ने नवदीप कौर पर हत्या से लेकर चोरी के आरोप लगा दिए। करनाल जेल में उसके साथ जो भी हुआ उसकी चर्चा दुनिया भर में हुई। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर नवदीप के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। 25 साल की नवदीप कौर पंजाब की श्री मुक्तसर साहिब की रहने वाली है। 12वीं तक नवदीप कौर ने घर में ही पढ़ाई की और गांव में। नवदीप की मां स्वर्णजीत कौर पंजाब खेत मजदूर यूनियन से जुड़ी हैं, धरने प्रदर्शनों में जाती रही हैं और जेल भी गई हैं। पिछले साल जुलाई में नवदीप कौर हरियाणा के कोंडली इलाके में पहुंच गई। एक कंपनी में 15 दिन काम किया। 7,000 महीने की इस नौकरी में एक दिन की छुट्टी नहीं थी। नवदीप ने नौकरी छोड़ दी, एक और कंपनी में काम करने लगी। 2 महीने काम किया और उसके बाद मजदूर अधिकार संगठन से जुड़कर मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ने लगी। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलनों में जाने लगी। आंदोलन में जाने के लिए छुट्टी नहीं मिलती थी तो उन्हें निकाल दिया गया। परिमल ने नवदीप कौर से बात की है। नवदीप, आपसे सवाल, ये संघर्ष की कहानी आपने कही कि जीत हमारी नहीं हुई है बेल पे बहादुर, कितनी लंबी लड़ाई है और कब ये जीत मानी जाए? देखिए, जीत हमारी तब होगी जब मजदूरों को वो हक मिलेंगे जो वो मांग रहे हैं, जब वो लॉ ऐसे लाए जा रहे हैं जो मजदूरों के खिलाफ हैं, जिसमें यूनियन बनाने का अधिकार नहीं है, वेतन पूरा नहीं मिलता, पुरुष स्त्री का वेतन बराबर नहीं है। जब तक वो डिमांड्स पूरी नहीं होती, जब तक किसानों की डिमांड्स पूरी नहीं होती, तब तक हम लोग जीत प्राप्त नहीं कर पा रहे। क्या कहेंगे? कुछ चर्चा ये भी हो रही है कि पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ लोगों ने सवाल भी पूछा आपसे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरा ये मत नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं उसको मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन जो मेरा अपना मत है, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगी, कोई भी। यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे जो प्रताड़ना हुई आपके साथ, उसके बारे में अगर मोटे तौर पे कुछ चीज़ें बता पाएँ कि किस तरीके से प्रताड़ित आपको किया गया, संक्षेप में। जी, संक्षेप में मैं ज़्यादा डीप तो नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन जब थाने में मुझे पकड़ा गया तो बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया, गालियाँ दी गई जाति के आधार पर, ऊपर बैठ के टॉर्चर किया गया। शिव कुमार का भी ऐसा हाल हुआ है, प्राइवेट पार्ट पे मारने की कोशिश की गई है और बहुत भद्दी गालियाँ दी गई है। तो मतलब वो तो हुआ ही है एकदम से। एक तरफ आर्थिक लड़ाई पहले से भी आप लड़ रही हैं, अब दूसरी तरफ ये कानूनी लड़ाई भी लंबी। बिल्कुल जी, आर्थिक लड़ाई तो ये है कि अगर हमें सपोर्ट ना मिलता तो शायद हम लोग इतनी पे भी ना कर पाते वकील को कि मैं बाहर आ पाती। ऊपर से ये है कि एक संगठित रूप से भी हम लोग अभी जो कर रहे हैं, तो मजदूरों की बात बहुत कम सुनी जाती है। तो अभी ये कि स्पोर्ट की वजह से बहुत चीज़ें जो अच्छी हो रही हैं, वरना तो आर्थिक तौर पे हम लोग इतने सक्षम नहीं है कि हम लोग अपनी बात रख पाएँ और अपना न्याय ले पाएँ। यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे कि शिव कुमार जी के बारे में अगर कुछ बताना चाहें, जो आप ही के संगठन से जुड़े हुए हैं, और भी तमाम लोग गिरफ्तार होंगे।
देखिए, शिव कुमार जो मजदूर अधिकार संगठन का प्रेसिडेंट है, और शिव कुमार 12 तारीख वाले दिन वहाँ पे मौजूद भी नहीं था, और शिव कुमार को पकड़ लिया जाता है 16 तारीख को और पेश किया जाता है 24 तारीख को। बहुत बुरे तरीके से उसका रिमांड होता है, 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है। घर वालों तक खबर नहीं थी और कोर्ट को भी ये पता तक नहीं चला, और उसको बाद भी उस कोर्ट के उसके मतलब रिमांड के लिए जाती है, तारीख ली जाती है। मतलब उसकी जो वो अभी सदमे में चला गया है, अभी भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग ये डिमांड करते हैं कि शिव कुमार को तुरंत से तुरंत रिहा किया जाए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, मोटे तौर पे अगर उसका मकसद आप बता पाएं। देखिए, मकसद यही है कि जो स्टेट रिप्रेशन है बहुत बड़े स्तर पर बढ़ रहा है। जितने भी लोग अभी जेलों में हैं और भी लोगों को ये जेलों में डालने की कोशिश कर रहे हैं, सीधे सीधे दिख रहा है कि स्टेट है जो बहुत बड़े स्तर पर जो आम जनता पर, जो आम जनता की आवाज़ बनते हैं, उनके खिलाफ यूएपीए जैसे NSA जैसे कानून लगा रहे हैं, जो F धाराएं लगा रहे हैं, ताकि जो आम जनता की आवाज़ ना उठ पाए और जो दलाली वो कर पाएँ और देश को बेच पाएँ। क्या हिम्मत कोई कमज़ोर हुई है? बिल्कुल नहीं, अभी मेरी हिम्मत और भी ज़्यादा बढ़ी है, इतनी सपोर्ट हो रही है, क्योंकि पहली बार ऐसा है कि एक मजदूर संगठन की एक महिला को इतनी सपोर्ट मिली हो। तो और भी जोश बढ़ा है कि हम लोग पहले इतनी सपोर्ट नहीं थी, फिर भी हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन अभी इतनी सपोर्ट है, अभी हम लोग और भी अच्छे तरीके से काम करेंगे। नवदीप कौर जिस मजदूर अधिकार संगठन में काम करती हैं, उसके अध्यक्ष हैं शिव कुमार। 24 साल के शिव कुमार की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। जेल में नवदीप कौर और शिव कुमार के साथ मारपीट और गलत व्यवहार के भी आरोप सामने आए। मेडिकल रिपोर्ट में पाया गया कि शिव कुमार के शरीर पर बहुत सारी चोटों के निशान हैं। शिव कुमार सोनीपत के रहने वाले हैं। उनकी एक आंख 10वीं क्लास में जब पढ़ते थे तब से खराब है। मां 23 साल से बीमार हैं, बिस्तर पर हैं, और शिव कुमार मजदूरों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। क्या देखा आपने बेटे की स्थिति को लेकर, जो आप कह भी रहे थे? हाँ जी। लोग आवाज भी उठा, क्या देखा आपने? बेटा वहाँ मेडिकल में लेके जब एक पैर से लंगड़ा रहा था और उससे चला भी नहीं जा रहा था अच्छी तरह से, और ज़्यादा मैं तो दूर था जी, उसके साथी थे, वो बता रहे थे नाखून, पैरों के नाखून लीले हो रहे हैं, या जांघों पर भी उसको नील पड़े हुए हैं जी, और सूजन, पैरों पे सूजन है जी। जो उसके साथी थे उसके साथ थे, मैं तो दूर था जी, क्यों पुलिस वाले साथ थे, इसलिए मैं इतना देख नहीं पाया जी। कोई बातचीत हो पाई बेटे से? हाँ, बातचीत वो गाड़ी क्या में बताया उसने कि यही कहा जी कि पापा मैं ठीक हूँ और मेरे लिए कपड़े भेज दिए और पैसे ख़त्म हो रहे हैं, पैसे भेज दिए, बस यही बात करी थी जी, और कुछ नहीं। लेकिन चिंता कितनी है जब लोग बताए कि जगह जगह निशान है, चोट के निशान है, फ्रैक्चर की बात है। मेरा तो दिल इतना वो होता जी, बहुत ज़्यादा रोना आता जी, बहुत ज़्यादा, मैं इतना सहन नहीं कर सकता जी, मेरा जी सा घबराने लग जाता है जी। सोच में भी सिर्फ यही रहता होगा कि हाँ इससे जी। क्या होगा। नींद भी पूरी अच्छी से नहीं आती जी, खाना भी नहीं पेट भर खा सकता जी। आज 31 तारीख से आज जी 1 तारीख हो गई, इतने दिन हो गए, अब तक ऐसे ही चल रहा है। सहयोग मिल रहा है लोगों का आपको? हाँ जी, सहयोग मिल रहा है जी, सहयोग ये बहुत जा चुके हैं जी, ये मीडिया वाले भी, पत्रकार भी, और फोन से। कानूनी सहायता के लिए कोई सहयोग आपके पास, जो बेटे की लड़ाई लड़े हैं उनसे, उनको निकलवाने में? वकील से बातचीत हो रही है जी, वही करेंगे जो कुछ करेंगे। सोनीपत का वकील है एक जितेंद्र काला जी, और एक है वहाँ चंडीगढ़ का, वही चंडीगढ़ के वकील ने ही अप्लाई किया था जी मेडिकल के लिए, ना मेडिकल भी नहीं, सोनीपत गए जी मेडिकल का अब तक करन, वो कह रहे हैं हमारे पास कोई है ही नहीं, उसके शिव कुमार के बारे में मेडिकल का वो उन्होंने कुछ नहीं बताया जी। तो आप लोग को कुछ पता ठीक से नहीं चल रहा है? नहीं जी, कार्रवाई नहीं। तो मांग क्या है मोटे तौर पर? यही मांग है कि मेरा बेटा निर्दोष है। वो जिस दिन ये था वो इनका वो क्या बोलते हैं, मेरे को बोलना नहीं आता जी। बोली, जैसे जो समझते हैं वही बताइए। हाँ, उनका जो इकट्ठे होकर गए थे मजदूर धरना, हाँ, उस दिन वो था भी नहीं जी मेरा लड़का, फिर भी इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रखा है उसको।
16 तारीख से वो 2 तारीख तक जी इतना टॉर्चर किया, 10 दिन के रिमांड पे भी ले लिया जी, और 16 तारीख से 24 के बीच में भी अवैध कस्टडी में रखा जी। इतना क्या जुल्म था मेरे बेटे का जो उनके साथ इतना हुआ जी। अब आइए सुप्रीम कोर्ट, क्या किसी बलात्कार के आरोपी को पीड़िता से शादी करने की अनुमति दी जा सकती है, या उससे पूछा जा सकता है कि वह शादी करना चाहता है या नहीं? बलात्कार की पीड़िता का यही इंसाफ है कि वह आरोपी से शादी करे, या आरोपी की यही सजा हो कि वह पीड़िता के साथ शादी करे? ऐसे प्रसंग बलात्कार के मामले में कानून के प्रावधानों और इंसाफ की सोच को किस तरह प्रभावित करते हैं, इस पर बहस करने की जरूरत है। मामला महाराष्ट्र के जलगांव का है। एक पीड़िता का आरोप है कि जब वह नाबालिग थी तब आरोपी ने उसे धमकाया और बलात्कार किया। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि वह बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को पीड़िता से शादी करने में मदद कर सकता है, लेकिन बाद में अदालत ने कहा कि हम याचिकाकर्ता को उससे शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि यदि आप शादी करना चाहते हैं तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आपको नौकरी गंवानी पड़ेगी और जेल जाना होगा। आपने लड़की से छेड़खानी की है, बलात्कार किया है, आप सरकारी कर्मचारी हैं, आपको परिणाम का पता होना चाहिए। वकील ने कहा, यानी आरोपी के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल एक सरकारी कर्मचारी है और नौकरी खो सकता है। तब चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आप जानते हैं कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, हम आपको मजबूर नहीं कर रहे हैं, अन्यथा आप कहेंगे अदालत चाहती है कि आप उससे शादी करें। वकील ने कहा कि वह अपने मुवक्किल से बात करेगा, अदालत को बताएगा। बाद में जब मामले की सुनवाई हुई तब वकील ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल, यानी इस केस में आरोपी की शादी हो चुकी है और वह पीड़िता से शादी नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी कहा कि मुकदमा चल रहा है और मामले में आरोप भी तय नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी होने के कारण अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो मैं अपने आप निलंबित हो जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे 4 सप्ताह तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और वह नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने बताया कि जब यह मामला पुलिस के सामने गया था, यानी महाराष्ट्र में, तभी कथित तौर पर आरोपी की मां ने स्वीकार किया था कि उसके बेटे ने जुर्म किया है और एक लिखित हलफनामा भी दिया कि पीड़िता जब बालिग हो जाएगी तब शादी करेगा। बाद में मां ने इनकार कर दिया, तब जाकर यह मामला यहां तक आया। इस प्रसंग से तो यही लगता है कि सारा जोर आरोपी के बच जाने पर है। मां बहू बनाने के लिए तैयार है ताकि उसका बेटा जेल न जाए, जबकि जोर इस बात पर होना चाहिए कि आरोप सही है या नहीं सही है, साबित होता है या नहीं होता है। यह तो और भी गंभीर मामला है। पुलिस के सामने लिखित अंडरटेकिंग देने की व्यवस्था किस कानून के तहत दी गई है? अगर ऐसी है तो उस बात को सामने लाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला नहीं था, मगर इस एक टिप्पणी को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी। अगस्त 2020 में की गई पूर्वी गुप्ता की यह रिपोर्ट बलात्कार के मामलों में इस तरह के प्रसंगों की पड़ताल करती है। पिछले साल अगस्त में आर्टिकल 14 पर यह रिपोर्ट छपी थी। राष्ट्रीय अपराध शाखा ब्यूरो के आंकड़ों के आधार पर इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बड़ी संख्या में बलात्कार के ऐसे मामले भी आते हैं जिनकी पृष्ठभूमि में शादी का वादा कर संबंध बनाने और शादी से मुकर जाने के कारण भी होते हैं, और ऐसे भी मामले होते हैं जिसमें बलात्कार किया जाता है। क्या दोनों में शादी के प्रस्ताव और सुझाव का विकल्प न्याय संगत है? केरल के एक पूर्व पादरी रोबिन वड्डाकुमचेरी पर बलात्कार का आरोप लगा और दोष भी साबित हुआ। इस पादरी ने केरल हाईकोर्ट से 2.5 महीने की जमानत मांगी कि उसे पीड़िता से शादी करनी है। पीड़िता के मां बाप भी इसके लिए राजी हो गए। इसी 17 फरवरी को केरल हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। 24 जुलाई 2020 को ओडिशा हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक आरोपी को पीड़िता के साथ शादी करने के लिए जमानत दे दी। दोनों की शादी भी हो गई। इसी तरह का एक मामला बरेली यूपी का भी था। पूर्वी गुप्ता की यह रिपोर्ट पीड़िता के पुनर्वास के तमाम पहलुओं की पड़ताल करती है और बलात्कार के मामले में फैसलों पर सवाल करती है। भारत में बलात्कार के मामले में ना तो जांच और न ही सजा को लेकर सिस्टम और समाज में संविधान सम्मत सोच बन पाई है। कई बार धार्मिक सांप्रदायिक कारणों से आरोपी को लेकर भीड़ मौके पर ही मार देने की बात करने लग जाती है। गोदी मीडिया भी शामिल हो जाता है। तो कई बार उसकी आड़ में पुलिस आरोपी का एनकाउंटर कर देती है जांच और सजा से पहले।
जैसा कि हैदराबाद के केस में हुआ। माफी और एनकाउंटर के इन सांप्रदायिक राजनीतिक कारणों से ऐसा लगता है कि हमारा समाज बलात्कार के मामले को जरा भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। लेकिन जब वही समाज कानून के दायरे को किनारे कर समझौते की तरह तरह की कोशिशें करता है, तब पता चलता है कि इन मामलों में सब कुछ सुविधा के अनुसार किया जा रहा है ताकि सांप्रदायिक अहंग को तुष्ट किया जा सके या फिर शादी के प्रस्ताव से किसी को बचाया जा सके। पता चलता है कि इंसाफ की यह प्रक्रिया कितनी सेलेक्टिव है। अपने देश में मैरिटल रेप इज स्टिल नॉट क्रिमिनलाइज्ड। तो आप सोचिए कि जिस शादी में आदमी अगर औरत के ऊपर रेप करता है, उसी के ऊपर अगर कोई कानून नहीं है, तो फिर जो इस तरह से करता है, मतलब यहाँ पे एक बड़ा आदमी है, ये नहीं कि दोनों 16 साल के, ऐसे तो कई सारे पॉक्सो के अंदर पड़े हुए हैं, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। ये आदमी बड़ा है तो गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो क्या ऐसा आदमी कोई किसी माइनर को बुक करके रख सकता है क्या कि उसके ऊपर मैंने अभी बलात्कार किया तो 18 साल की हो जाएगी तो फिर मैं उसके साथ शादी करूंगा। और कोर्ट का ये काम है किसी की शादी ठहराना, आधे मीडिएटर्स ना, कि जो किसी ने बलात्कार किया है तो उसकी शादी, अगर मानिए कि कई मर्दों ने इकट्ठा बलात्कार किया हो, किसी दूसरे मजहब का हो, तब फिर कोर्ट क्या करेगी? परिवार जब कोई शादी तय करता है तो जैसे भी वो 4 सवाल तो पूछते हैं ना कि लड़का कैसा है। और ऐसे हालात में अगर कोई परिवार तैयार भी हो जाता है तो उनकी मजबूरी है, ये पूरा जो है इज्जत वगैरह का मामला, बाप कौन होगा, शादी के अंदर बच्चा पैदा हुआ कि नहीं, वैध अवैध जो है, लेजिटिमेट इलेजिटिमेट, ये सारी पितृसत्ता कॉन्सेप्ट्स की वजह से जो है वो परिवार जो है वो तय भी हो जाएगा। मानव अधिकारों का जब हनन होता है, और इस लड़की का जब, किसी भी लड़की का जब है, पहली बार कब हुआ जिसके ऊपर बलात्कार हुआ तब, दूसरा कब जब आप ऐसी शादी रचाएंगे तब, और तीसरा कब होगा जब उसको जिंदगी भर वहां पर रहना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम औरत को हमारे देश का जो हम पूरा नागरिक मानते हैं, अगर हम उनको इंसान मानते हैं औरत को, तो उसको न्याय मिलना चाहिए बजाय कि उसको जो है वो सजा मिलनी चाहिए, पहली बात जो है। दूसरी बात यह कि हमको मर्दों को भी तो ये बताना पड़ेगा ना कि किसी के ऊपर जबरदस्ती करके आपको यौनिक या लैंगिक सुख जो है ये नहीं मिलेगा। तीसरी बात ये कि लड़की जो है वो सिर्फ कोई पितृसत्ता वाहक तो नहीं है कि मर्द के घर पे जाएगी और वहाँ पे बच्चा पैदा करेगी। तो ये सारी बातें जो हैं ये हमारी उम्मीद है कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से। भोपाल गैस त्रासदी ने कई लोगों के अपने छीन लिए। सालों बाद सरकार ने गैस त्रासदी में जो महिलाएं विधवा हुई उनसे उनकी पेंशन छीन ली। भूख मिटाने के लिए कई बूढ़ी विधवाओं को खाना मांगना पड़ रहा है। सरकार ने कई बार आश्वासन दे दिया, पूरा नहीं किया। दिसंबर 2019 से पेंशन बंद है। इस बीच कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री चले गए, कमल की सरकार के शिवराज मुख्यमंत्री बन गए। इन महिलाओं ने हर स्तर पर आवेदन दिया, विरोध दर्ज कराया, लेकिन पेंशन नहीं मिली। गैस पीड़ित महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पेंशन मिलती थी, पर कमलनाथ जी की सरकार ने आकर उस पेंशन को रोक दिया। ये पूरा प्रकरण हम दिखवा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि ये पेंशन फिर से शुरू हो। कमलनाथ जी की सरकार में हर समय अमीरों का साथ दिया गया। वो गैस पीड़ित विधवाएं जिनके सुहाग उजड़ गए गैस कांड के समय, जिनका जीवन यापन मुश्किल है, उनकी पेंशन बंद कर कांग्रेस की सरकार ने असंवेदनशील काम किया और ये पूरा निर्णय कांग्रेस की सरकार का था। ये वायदा था अगस्त 2020 का। साफिया, शकीला बी, सावित्री बाई, मुन्नी, केसरबाई, नामों की फहरिस्त लंबी है। इनके साथ वायदों की भी। कई दफे इनकी कहानी हम हुक्मरानों के पास लेकर गए, कई बार वायदा मिला। इस बार रईसा बी से मिले। जेपी नगर इलाके में रहती हैं, बुढ़ापे में छोटी सी दुकान चला रही हैं। कहती हैं सरकारी दफ्तर के चक्कर काटना उनके बस में नहीं। एडीएम बेडीएम जा, सो एडीएम हम गए नहीं भैया, का को झूठ बोले। उनने हमने कहा हम एडीएम में कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ पता लगाएंगे, हमारी तो इतनी बड़ी है कि हम ढूंढ ढूंढ के थक जाएंगे। अरे भैया वो तो सबरी परेशानी है। 5 सालिया को भी तरस रहे हैं और ये गोली बिस्कुट रख लिए तो बस छूने बैठे रहते। 2-4 रुपए का बिक गया नहीं दिखा। शकीला भी पूछ रही हैं इस उम्र में कैसे खाएं, क्या खाएं। अब हम क्या खाएं, क्या कैसे जिए? दवाई गोली कैसे लाएं? सरकारी अस्पताल में कोरोना बता दे, जिसको देखो उसको कोरोना बता दे। मंत्री लोग कहते हैं वो साता करता रहा,
क्या सहायता दे रहा है वो पूछो तो आके कि गरीब आदमी कैसे जी रहा है। एक टाइम पे चाय है तो एक टाइम पे नहीं मर्जी है तो एक टाइम पे खाना नहीं है, ऐसे तैर कर रहा हम लोग गरीब आदमी। भोपाल गैस त्रासदी में 5000 से अधिक महिलाएं विधवा हुईं। अब कई पीड़ित 75 से 80 साल की हो चुकी हैं। 350 विधवा महिलाओं की मौत हो चुकी है। 1000 रुपए हर महीने इन्हें पेंशन मिलती थी। 2011 से इन्हें ये पेंशन दी जा रही थी। पहले पेंशन 750 रुपए मिल रही थी, लेकिन 2019 दिसंबर से वो भी बंद हो गई। गैस राहत मंत्री दिल्ली तक दौड़ लगाकर आए हैं। कह रहे हैं पेंशन शुरू हो जाएगी और ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि पेंशन आजीवन मिले। हमारी सरकार ने कल्याणी बहनों को, जो विधवा बहनें हैं गैस कांड की, उनको 1000 रुपये पेंशन शुरू की थी, पर कांग्रेस ने उस पर, जो 15 महीने की सरकार थी, उन्होंने उस पर रोक लगाई है और केंद्र सरकार से उसका कोई कम्युनिकेशन स्थापित नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, वैसे तो हम स्टेट बजट से हमने प्रावधान कर दिया है, परंतु ये और लंबी चले, इसलिए मैंने केंद्रीय मंत्री जी से निवेदन किया है कि हमें पैसा उपलब्ध कराएं, जिससे हम इस योजना को उनकी जिंदगी भर तक के लिए चलाएं। हालांकि विपक्ष को वायदे पर एतबार नहीं। गैस पीड़ितों को भी कर रखी है और बाकी भी जो बुजुर्ग हैं जिनको पेंशन मिलती थी, कमलनाथ जी की सरकार के समय, हमारी सरकार के समय 300 से 600 किया था और अप्रैल में उसको हम 1000 करने वाले थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार में वो 600 रुपये भी 6-6, 8-8 महीने से नहीं मिल रहे हैं। अभी इसी मामले में रोशनपुरा पर बुजुर्ग महिलाओं ने प्रदर्शन किया था कि हमको पेंशन नहीं मिल रही है, न गैस पीड़ितों को मिल रही है, न बाकियों को मिल रही है। ये सरकार घोषणाओं वाली सरकार है। दरअसल 2008 में मध्य प्रदेश सरकार ने गैस पीड़ितों के लिए केंद्र को एक एक्शन प्लान भेजा था। 472 करोड़ रुपए मिले कचरे, गैस के जहर, पेंशन जैसे मद में। 2010 में पैसा मिला, लेकिन अगले ही साल से सरकार का रोना शुरू हो गया। अभी भी उस पैसे से लगभग 147 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए हैं, जिसमें 40 करोड़ सामाजिक पुनर्वास और 80 करोड़ आर्थिक पुनर्वास का भी बचा हुआ है। सरकार वैसे भी विधवाओं की संख्या 5000 पर ही रोक चुकी है, जबकि असली संख्या इससे कहीं ज़्यादा है। दिसंबर में मुख्यमंत्री ने गैस त्रासदी के लिए स्मारक, विधवाओं के लिए पेंशन फिर से शुरू की जाएगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब चतुर अधिकारियों का सुझाव है कि राज्य में बुजुर्गों को वैसे ही 600 रुपये की पेंशन दी जाती है, तो 400 रुपये और देकर इसे 1000 रुपये कर दिए जाएं। जबकि गैस पीड़ित वल्नरेबल समुदाय से आते हैं, ये फैसले वो हुक्मरान ले रहे हैं जो अगर विधायक से सांसद बन जाएं तो डबल पेंशन के हकदार होते हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। आज से 60 साल और उससे अधिक की उम्र के लोगों को कोरोना का टीकाकरण शुरू हो गया है। जो 60 साल से कम के हैं और अतिरिक्त बीमारियां हैं, उन्हें भी टीके मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने टीका ले लिया। सुबह सुबह एम्स जाकर उन्होंने टीका लिया और तस्वीर और सूचना साझा की। उस सूचना में यह बात नहीं थी कि प्रधानमंत्री को टीका लगाने वाली नर्स कहां की है, मगर मीडिया ने यह सब जानकारी देनी शुरू कर दी कि नर्स पुदुचेरी की हैं। यह जानकारी देते हुए मीडिया ने यह सवाल नहीं किया कि क्या यह सिर्फ संयोग था कि नर्स पुदुचेरी की थी, या पुदुचेरी में चुनाव है इसलिए नर्स का चयन किया गया है। यह कब से होने लगा कि नर्स या डॉक्टर किस राज्य के हैं, चुनाव के हिसाब से बताया जा रहा है। जबकि मीडिया को यह बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने बायोटेक का टीका लेकर रामदेव को झटका दिया है। जिस रामदेव ने कोरोना की दवा लॉन्च की है और जिसके लॉन्च में स्वास्थ्य मंत्री गए थे, सड़क परिवहन मंत्री गए थे, उस दवा को प्रधानमंत्री ने नहीं लिया। आखिर जब ये दवा है तो फिर आत्मनिर्भर की बात करने वाले प्रधानमंत्री ने रामदेव की दवा क्यों नहीं ली, उन्हें क्यों नहीं प्रोत्साहित किया। कोरोना की आयुर्वेदिक दवा आ जाए, 2-2 कैबिनेट मंत्री लॉन्च करें और प्रधानमंत्री वो दवा ना लें, अकेले जाकर दवा लें और वो बायोटेक की दवा लें। इस संदेश को पढ़ने के बजाय मीडिया ने सुरक्षित रास्ता चुना, तारीफ करने का, महिमा मंडन का रास्ता कि गमछा असम के चुनाव से संबंधित है, नर्स पुदुचेरी की हैं। यह समझने की बात है कि मीडिया ऐसा करते हुए प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहा था या उनकी आलोचना के लिए सामग्री प्रस्तुत कर रहा था। बाकी ब्रेक के बाद।
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने वाइस चांसलर का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी विस्तार देने पर विरोध जताया है और विस्तार के दौरान फैसले लेने पर ऐतराज भी। दरअसल 26 जनवरी को वाइस चांसलर का कार्यकाल पूरा होने से पहले 22 जनवरी को विस्तार दे दिया गया। जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि कार्यवाहक वाइस चांसलर होने के बावजूद वो बड़े फैसले ले रहे हैं जो ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, जेएनयू के स्कूल ऑफ सेंटर्स को भरोसे में लिए बगैर एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर रहे हैं, डीन और चेयरपर्सन की नियुक्तियां कर रहे हैं। जेएनयू टीए को एकेडमिक काउंसिल से पहले ही हटा दिया गया है। इसमें जेएनयू टीए ने आरोप लगाया है कि मंत्रालय उच्च शिक्षा को बर्बाद कर रहा है। इस मसले पर हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन की सचिव मौसमी बसु से बात की। जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन की सेक्रेटरी मौसमी बासु हमारे साथ हैं। मैम, किन किन चीज़ों को लेके आपत्ति, नाराजगी? हमारी आपत्ति बेसिकली मिनिस्ट्री के साथ भी है, क्योंकि हम हर 5 साल से जो हमारे वाइस चांसलर यहाँ रहे हैं जेएनयू में, उनके द्वारा जो इलीगैलिटीज़ कमिटेड की गई है उसके बारे में कोर्ट ने भी जजमेंट दिया है और कहा है कि ये गलत हुआ है, पर मिनिस्ट्री ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। अब उनका 5 साल का टर्म ख़त्म हो गया जनवरी में। 1 महीने बाद हमें प्रेस से पता चलता है कि सर्च कमेटी जो कि अक्टूबर में दी गई थी, सेटअप करी गई थी, वो अभी तक मिली नहीं है। तो ये जो ढील जो मिनिस्ट्री दिखा रही है आपने इस यूनिवर्सिटी को लेके, इस पे हमारी आपत्ति है कि ये क्यों ये वाइस चांसलर इतना प्यारा है इनको। क्या क्या मांगे आप लोगों अभी? हमारी मांग ये है कि जो 5 साल में जो हुआ है जेएनयू के साथ, वंस दिस वाइस चांसलर हटाया जाए और नया वाइस चांसलर का नियुक्ति हो, तो जो भी सिस्टम्स जो इन्होंने बदले हैं उन पे हम एक बार फिर चिंतन करें और एक फीडबैक लेते हुए कि क्या गलत हुआ था, क्या सही होना चाहिए, उस पे चिंतन करें। 4 मुख्य चीज़ों पे कंसंट्रेट करूँगी। एक तो ऑटोनॉमी, हर यूनिवर्सिटी को ऑटोनमस रहना चाहिए, पर आज हम देखते हैं कि जेएनयू में ऑटोनॉमी किसके पास है? सिर्फ वाइस चांसलर के पास। जो वहाँ के स्टैट्यूट्स है, जो वहाँ के प्रावधान है, एक्ट है, उसको आप धीरे धीरे खोखला कर दिए हैं। तो आपके सिंपल चीज़ें जैसे चेयरपर्सन कौन बनेगा, डीन कौन बनेगा, ये सारा आपने सेंट्रलाइज करके अपने हाथ में रख लिया है। अच्छा, सिलेक्शन कमेटी जो अपॉइंटमेंट होती है, सिलेक्शन कमेटी में कौन एक्सपर्ट आएगा? यूजुअली फैकल्टी बताते थे, अब वाइस चांसलर बताते हैं। अब नया चेहरा कोई आए तो देखिए, नए चेहरे, कौन सा चेहरा आएगा, ये गवर्नमेंट किसको लाएगी, वो उनके ऊपर है। लेकिन आप उम्मीद है कि आप अपनी चीज़ों आप रख सकते हैं। मैं ये बोलूँगी कि हमारी जवाबदेही मिनिस्ट्री से है। मिनिस्ट्री अपने आप से हायर एजुकेशन को नष्ट कर रही है अपने इनएक्शन से। हाँ, अगर जेएनयू जो उसका फर्स्ट रैंकिंग देते हैं और उसी को आप एक पब्लिक एनिमी टारगेट करते हुए आपने एकेडमिक कट्स किए हैं, आपने 5 जनवरी को गुंडे आके लोगों ने फैकल्टी और स्टूडेंट्स को अटैक किया है और उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, जब आपने जेएनयू के साथ इस तरह का व्यवहार किया है तो आप सोचिए कि हायर एजुकेशन के साथ आप क्या डेंजरस गेम खेल रहे हैं। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।